मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था वो फुल वेव रेक्टिफायर हो रहा था। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो पहले टाइप का था कि सेंट्रल टाइप फुल वेव रेक्टिफायर वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था कल। ठीक, अब फुल वेव रेक्टिफायर में एक जो ब्रिज रेक्टिफायर वो फुल वेव रेक्टिफायर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वो आज हम यहाँ पे आपको कर रहे हैं एक्सप्लेन। देखिए सर्किट डायग्राम होगा। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हाफ रेक्टिफायर में एक डायोड यूज करते हो, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करते हो, और जो स्पेशल टाइप का जो फुल वेव रेक्टिफायर है जिसका अलग से नाम ब्रिज रेक्टिफायर रखा गया है, इसमें 4 डायोड यूज करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, उसी तरह से ये ट्रांसफार्मर है। हम ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे हम वही एसी वोल्टेज हमने क्या किया, आरोपित किया, अप्लाई किया। ठीक, फिर ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल है जो है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए जो हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, ये ब्रिज स्टोन ब्रिज के जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा यूज करते हैं। इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं, D1, D2, D3 और D4। ठीक, तो पहले इसमें 2 डायोड जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, जैसे ये सीरीज में है, ये है सीरीज में। तो देखिए Pn ये N है, ये Pn। तो इसमें आप इस तरह से 4 डायोड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद एक डायगोनल इसका ये है EF और दूसरा जो है CA। तो ये वाला जो EF वाला है इसको आप ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, हमने बताया कि 4 डायोड को समांतर चतुर्भुज के रूप में आप इस तरह से जोड़ लें, Pn ऐसे जोड़ लिए ऊपर जैसा Pn, फिर 2 नीचे को जोड़ लीजिए Pn और Pn, सीक्वेंस में आएगा Pn फिर Pn, ये 2 ऊपर जोड़ लिया जाए और 2 नीचे जोड़ लिया Pn और Pn। ठीक, अब आपको इसमें 2 डायगोनल 2 विकर्ण जो है दिख रहे होंगे, एक जो है EF वाला और एक CA वाला। तो जो EF वाला है जो है उसको आप ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल ये है, सेकेंडरी कॉइल ये है। तो EF वाले हिस्से को क्या करिए, आप सेकेंडरी कॉइल से जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो हिस्सा बचा CA, तो C और A इसके बीच आप लोड रेजिस्टेंस RL लगा दीजिए। ठीक है, और इसी के बीच आप DC आउटपुट वोल्टेज, जिसको यहाँ पे हमने EDC से लिखा है, इसको यहाँ पे आप निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर सर्किटरी देखिए जो है सबसे पहले यहाँ तक की सर्किटरी तो सेम है। ठीक है, यहाँ तक की सर्किटरी तो चाहे हाफ रेक्टिफायर हो चाहे फुल रेक्टिफायर वो सेम है कि हमने AC वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे आरोपित कर दिया, जिसका मान है DF, इनपुट वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज या निविष्ट वोल्टा या इनपुट वोल्टेज। ठीक, अब ट्रांसफार्मर का जो द्वितीयक कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, उसको आप दिमाग में रखिए। क्लियर, अब आप पहले समांतर, उसको ध्यान में रखते हुए आप पहले क्या करिए, समांतर चतुर्भुज के रूप में आप 4 डायोड जो है लगा लीजिए। तो समांतर चतुर्भुज जैसे स्क्वायर है इस टाइप का यदि ये है तो ऊपर जो है Pn, जैसे ये लगाया हमने Pn और Pn 2 ऊपर लगा दिया, फिर Pn और Pn 2 नीचे लगा दिया। तो अब आपको 2 डायगोनल जो है दिख रहे होंगे, एक EF और एक C। आप नाम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई नहीं है। तो जो ये वाला डायगोनल है EF, यहाँ से 2 तार ले जाइए, जैसे ये सेकेंडरी कॉइल से आप नाम निर्धारित करते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो सेकेंडरी कॉइल का एक हिस्सा आप E में जोड़ दें और दूसरा जो है हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा वो F में जोड़ दें। ठीक है, तो ये जो EF है वो तो सेकेंडरी कॉइल से ज्वाइंट हो गया। अब EF के बाद जो हमारा डायगोनल बच रहा है CA, 2 पॉइंट हमको बच रहे हैं CA। किस तरह से कहिए, 2 पॉइंट E और F वो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के 2 पॉइंट से जुड़ गए। ठीक है, अब बचा 2 पॉइंट CA, इसी के बीच हम लोड प्रतिरोध लगाते हैं जिसके क्रॉस हमको आउटपुट DC वोल्टेज लेना होता है। तो एक तार उठाइए C से, ठीक, और एक तार उठाइए A से, इन्हीं के बीच हम क्या कराते हैं, लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं और इसी के अक्रॉस हम जो है
वोल्टेज जो है लेते हैं। ठीक, अब इसकी वर्किंग क्या है देखिए। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हमने मान लीजिए समझाने के लिए, जब हमने यहाँ से AC वोल्टेज दिया तो ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है। तो जब AC वोल्टेज हमने दिया तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक जो कॉइल है इसका हिस्सा प्लस और ये माइनस है। इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, प्रेरक का प्रभाव के कारण द्वितीयक कुंडली का ये सिरा क्या हुआ प्लस हुआ, ये सिरा क्या हुआ माइनस हुआ, ठीक है। तो धनात्मक अर्ध धनात्मक या ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द्वितीय कुंडली का एक सिरा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव किससे जुड़ गया है, इससे, ये किससे जुड़ा है, इससे, और ये जो सिरा है ये किससे जुड़ा है, F से, ठीक। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल E एंड इज पॉजिटिव एंड F एंड इज नेगेटिव। तो E के पॉजिटिव होने से क्या हुआ और F के नेगेटिव होने से क्या हुआ, किस पे, डायोड। तो जब E पॉजिटिव हो गया, जब E जो है प्लस हो गया जो है, अब देखिए ये जो प्लस है ये पीएन जंक्शन डायोड जो D1 है इसके P से जुड़ा, यानी इसका प्लस इसके P से, यानी इसका प्लस इसके प्लस, ठीक है, हो गया। अब यदि आप इस D2 डायोड को ध्यान दें तो ये इसका ये प्लस है, तो अब इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ा है, ठीक है। तो ये जब ये प्लस है तो D1 तो फॉरवर्ड बायस में हो गया, लेकिन जो D2 है वो रिवर्स बायस में हो गया, क्योंकि E का प्लस इसके माइनस से पहले आएगा। अब फिर इसको देखिए, फिर ये सिरा जो है आपका, क्योंकि ये प्लस है, हाँ ये हो गया आपका इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, चूंकि ये सिरा माइनस था जो है, यानी F सिरा माइनस था, तो माइनस किससे जुड़ा, माइनस, ठीक, माइनस किससे जुड़ा, माइनस से। तो इसका मतलब ये, अच्छा अब ये माइनस किससे जुड़ा, इससे प्लस से, यानी कहने का सेंस ये है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज या AC, हाँ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज E is positive end and F is negative end, and in this case D1 डायोड, तो डायोड D1 है और डायोड D3 है, वो तो फॉरवर्ड बायस में है। यानी बस आपको 4 लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखना है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव, प्रथम अर्ध चक्र में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब धनात्मक अर्ध चक्र, हाँ धनात्मक चक्र में, धनात्मक अर्ध चक्र में D1 और D3 डायोड अगला अभिनत में होता है, D1 और D3 डायोड अगला अभिनत में होगा। और अब D1 D3 के बाद कितने डायोड बच रहे हैं, D2 और D4, ठीक है। तो जब D1 D3 फॉरवर्ड बायस में हो गया तो D2 और D4 किस बायस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में, पक्ष अभिनत में हो जाएंगे, ठीक है। तो जो डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा वही क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, वही चालन अवस्था में होगा, उसी में से धारा प्रवाहित होगी, और जो रिवर्स बायस में है उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। अर्थात जो धारा का जो प्रवाह होता है या जो धारा प्रवाह होता है ये किस पाथ के अनुरूप होता है, E A B C F। अब इसमें देखिए E A B, ऐसे देखिए E A B फिर C F, क्या होता है देखिए E से ना E A B C F, ये कुछ हमने लिखा है, क्लियर। फिर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब मान लीजिए ये सिरा नेगेटिव हो गया, ये सिरा पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव हो गया तो E हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और F क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब देखिए जब E नेगेटिव हो गया तो ये डायोड E से ये कनेक्ट होगा, तो ये D1 किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस, ठीक है। और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो और हाँ जब ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। अब यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस में, जबकि ये इससे कनेक्ट हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस में। यानी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 एंड D4 डायोड जो है वो अगर अभिनत हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस में। अब बचे जो है D1 और D3, अब क्या बचे, D1 और
D3 ये किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे। तो हमारा जो करंट किस पाथ के अनुदिश प्राप्त होगा, FABCE, यानी यहाँ से देखिए FAB फिर CE, ये इस तरह से जो है होगा। ठीक है, अब इसको एक बार हम इस सर्किट को जो है मिटा के आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि सबसे पहले हमने क्या लगाया, इनपुट वोल्टेज लगाया। ये क्या लगाया हमने, ये इनपुट वोल्टेज हमने लगाया। इनपुट वोल्टेज कहाँ देते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर। ये हमने ऐसे थोड़ी किया, ये इसको भी छोड़ दिया। हमने सिंपल सबसे पहले क्या किया कि एक ट्रांसफार्मर बना। ठीक है, फिर संख्या इक्वल है, मुझे करनी है 1 2 3 1 2 3 जो ये ट्रांसफार्मर हमने बनाया। ठीक है, अब ये हो गया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल और ये हो गया ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल। ठीक, ये ट्रांसफार्मर का क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल, और ये ट्रांसफार्मर का क्या हो गया, सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को अब जैसे मान लीजिए हमने AC बनाया, जो VI है वो AC इनपुट वोल्टेज है, तो इसका सिंबल ये है, एक सिरा इसका प्लस हो गया और एक सिरा इसका क्या हो गया, माइनस। ये हमने अलग से AC इनपुट वोल्टेज बनाया, इसका एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस। तो AC इनपुट वोल्टेज को, AC इनपुट वोल्टेज इसकी वैल्यू क्या है, VI है। इसके पॉजिटिव एंड को हमने प्राइमरी कॉइल के ऊपर वाले सिरे से ऐड कर दिया और इसके नेगेटिव एंड को हमने प्राइमरी कॉइल के निचले वाले सिरे से जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब अब ये सिरा क्या हो गया, पॉजिटिव, ये सिरा क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि इस सिरे को हमने प्लस से जोड़ा है और इस सिरे को माइनस से। उसके बाद ट्रांसफार्मर में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रभाव लागू होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर ये गुण होता है कि प्राथमिक कॉइल पे जो प्रभाव होता है वही प्रभाव जो है वो सेकेंडरी कॉइल्स में भी डेवलप होता है। तो अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो उसके कारण से सेकेंडरी कॉइल का ये भी ऊपर वाले हिस्से में प्लस हो जाएगा और नीचे वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इतना तक तो ठीक है। अब हमको बनाना है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमने कहा कि 4 डायोड को लीजिए और उसको समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के टाइप में जोड़ दीजिए। तो 4 हमने डायोड ऐसे लिया कि पहले हमने एक समझाने के लिए पहले आप एक समांतर चतुर्भुज के टाइप ये चीज खींच लो। ठीक, तो एक PN लगा, एक PN डायोड यहाँ, एक PN डायोड जो है यहाँ। ठीक, फिर एक PN डायोड यहाँ, फिर एक PN डायोड जो है ठीक है। तो ये 1 डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड और 4 डायोड। ठीक है, अब इसका अपने से आप कोई भी नाम रख लो। ठीक, हमने रखा था कि ये E था, ये F था, ये परहैप्स C था जो है, हाँ, और ये क्या था, A था, ऐसे हो गए। अब इसका जो EF वाला जो हिस्सा है, अब देखो इसका एक जो साउंड सुनना है, E के सिरे को सेकेंडरी कॉइल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। जो E ये एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज रहता है, उसके 2 विकर्ण होते हैं ना, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो एक डायगोनल क्या है, EF, एक डायगोनल CF। तो एक पॉइंट E हुआ, दूसरा पॉइंट F हुआ। तो E वाले सिरे को आपने सेकेंडरी कॉइल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और F वाले सिरे को आपने जो है सेकेंडरी कॉइल के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कितने पॉइंट बचे या कितने डायगोनल बचे, एक डायगोनल मतलब 2 पॉइंट C और, अब C और A के बीच में C वाला एक तार ले लीजिए और एक A वाला तार ले लीजिए। इसी के बीच में आप लोड को RL लगा दीजिए। सिंपल सर्किट है।
एक सी वाले के टर्मिनल से तार उठाइए और ए से तार उठाइए, उसी के बीच में आप लोड प्रतिरोध लगा दीजिए और इसी के बीच लोड प्रतिरोध के बीच ही आप डीसी वोल्टेज वैल्यू नाप लेते हैं। ठीक है, वर्किंग को फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जब ये सिरा पॉजिटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण सेकेंडरी कॉइल का भी सिरा प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो जब ये सिरा प्लस हो गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जब ये प्लस है तो ई भी क्या हो जाएगा प्लस। ई के प्लस होने के कारण क्योंकि ये डायोड इससे कनेक्ट है ना, तो ये प्लस इससे प्लस है, तो ये वाला जो डायोड है इसका नाम ये डायोड। ठीक है, अब देखिए ये प्लस इससे माइनस से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये प्लस इससे प्लस से कनेक्ट हो गया तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस। अब लेकिन ये प्लस इससे माइनस से कनेक्ट है, ये हो गया रिवर्स बायस। फिर अब इस पे आ जाइए, दो डायग्राम हो गए, अब इस पे आ जाइए कि ये सिरा नेगेटिव है तो नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये हो गया रिवर्स बायस। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये सिरा प्लस है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यदि हम प्लस ले रहे हैं तो ये डायोड और ये डायोड और ये डायोड, इस डायोड का नाम रख सकते थे D1 और इसका नाम रखते थे D2 और इसका नाम रखते थे D3 और इसका नाम रखते थे D4। तो डायोड D1 और D3 ये फॉरवर्ड बायस में हो गए और D2 और D4 किसमें हो गए, रिवर्स बायस में हो गए। अर्थात जब डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में हो गए तो अपने अंदर से धारा का प्रवाह क्या करेंगे अर्थात चालन अवस्था में होंगे, धारा का प्रवाह जो है अवश्य करेंगे। और ये दोनों जो डायोड हैं D2 और D4 चूंकि ये रिवर्स बायस है तो इसमें कंडक्शन नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। राइट, तो जो करंट हमको मिलेगा, जो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं D1 और D3, इसमें जो करंट मिलेगा किस पाथ के अनुदिश प्राप्त होगा, वो पाथ हमारा लिखा गया है EA, ये पॉइंट पर है B था, तो EABCF, यानी फिर से बोल रहे हैं EABC और F, ये लिखा है। उसी तरह दूसरा पॉइंट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जब ये सिरा नेगेटिव हो गया, ये सिरा पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हो गया तो ई हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव का तो ये हो गया पॉजिटिव। इसके नेगेटिव के कारण जो है जब ये नेगेटिव पी से कनेक्ट तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो गया, ये नेगेटिव से तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव में है तो ये रिवर्स बायस में हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। यानी इस कंडीशन में जो है आप देख रहे हो कि D2 और D4 जो डायोड हैं वो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 और D4 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, कंडक्ट करेंगे, और D1 D2 जो है रिवर्स बायस में होने के कारण कंडक्ट नहीं करेंगे। अर्थात जो धारा होगा वो D2 और D4 के कारण जो है प्रवाहित होगा और इस समय जो धारा की दिशा होगी वो FABCE के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, यानी F कहाँ, FABC और तो आप देख रहे होंगे कि एक समय में जो है दो डायोड के कारण धारा जो है प्रवाहित हो रही है। कभी जो है D1 और D3 के कारण धारा प्रवाहित हो रही है और कभी D2 और D4 के कारण प्रवाहित। यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें हैं, एक तो इनपुट वोल्टेज का टाइम के साथ क्या वेरिएशन है VI का, फिर एक बार जब D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं उस समय क्या धारा दे रहे हैं उसका ग्राफ, और एक बार जब D2 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं उस समय धारा क्या हो रहा है, ठीक। और एक बार मिश्रित कॉम्बिनेशन की दोनों के इफेक्ट के कारण जो है हमारा धारा का क्या प्रभाव है, वोल्टेज का क्या रेगुलेशन है, तो उसके लिए हमने ग्राफ वेरिएशन यहाँ पे लाया है। ये देखिए हमने टाइम और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचा गया है। ये जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे हमने खींचा था इसके टाइम पे, तो ये हम जानते हैं कि AC इनपुट वोल्टेज का y/sin से इसका ग्राफ जो हमारा ये आता है। ये जितना हाइट इसकी होगी उतना ही इसकी हाइट मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पे है। अब ये वाला ग्राफ टाइम के साथ आता है जब D1 और D3 कंडक्ट कर रहे थे, यानी D1 और D3 जो है हमारे किस में थे, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्ट करेंगे धारा मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए D1 और D3 के कारण जो है कि ये हमारा मिला, नॉन कंडक्टिंग मिला इस तरह, और ये वाला ये इसको हमने D1 और D3 जब कंडक्ट हो रहे थे तो उस समय हमने वोल्टेज को V1 माना, ठीक। उसके बाद D2 और D4 जब कंडक्ट कर रहे थे तो उसके कारण हमने जो है
ये मान, इस तरह से। और फाइनल जो EDC है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार से हमको कंटिन्यूस जो है धारा या वोल्टेज जो है वो प्राप्त होता है, DC वोल्टेज जो है। ठीक, तो ये तो रहा इसकी वर्किंग जो है। इसमें जो पैरामीटर्स में जो हमको डेरिवेशन करना है कि IRMS क्या होगा, IDC क्या होगा, फिर नहीं IDC क्या होगा, IRMS क्या होगा, ठीक है, फिर EDC क्या होगा, ERMS क्या होगा, फिर उसके बाद जो है आपका जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी है, जो ये जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी है, हाँ, उसका फार्मूला क्या होगा, रिपल फैक्टर का क्या होगा। तो वो सारा जिस तरह आप सेम प्रोसीजर आप फुल वेव रेक्टिफायर का किए एकदम डिक्टो उसी तरह है, वही डेरिवेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। बस इन दो पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। यहाँ पे करंट का इक्वेशंस क्या होता है ये भी प्रॉब्लम से है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस समय फर्स्ट केस में जो है जब टाइम हमारा जब 0 इज लेस देन T/2, इस केस में हमारा I1 की जो वैल्यू है वो हमारा प्राप्त होता है जो है Im sin ओमेगा t, और I2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये I1 = क्या होता है, Im sin ओमेगा t, और I2 की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 0। ये इस टाइम के अंतर्गत है कि when 0 is less than t is less than T/2। ठीक, वही Im की वैल्यू वही है Em/r+r। आप लिख सकते हैं where Im = Em/r+r। ठीक है, इस टाइम। फिर दूसरे कंडीशन में जब t की वैल्यू T/2 से कैपिटल T के बीच जब रहती है तो उस कंडीशंस में जो है आपका ये I1 जो है 0 के बराबर हो जाता है, और I2 की जो वैल्यू रहती है, जो I2 की वैल्यू रहती है वो -Im sin ओमेगा t रहती है, जहाँ Im की वैल्यू वही है कि Em/r+r है। लेकिन ये एक इक्वेशन आप मान लीजिए इसको जो है इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन मान लीजिए इसको, और इसके जो टाइमिंग होता है T/2 is less than T is less than capital is less than T/2 is less than T is less than capital T। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब ये ध्यान में रखते हुए I1 I2 बिल्कुल सेम है। जिस तरह आप फुल वेव रेक्टिफायर के डिफरेंट पैरामीटर्स का डेरिवेशंस किए हैं, एकदम डिक्टो जो है इस प्रकार से आप ब्रिज रेक्टिफायर का आप डेरिवेशंस कर सकते हैं। रही बात तो ये तीनों में बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर किसी सेंस में फुल वे जो हमारा है हाफ या सेंटर ट्रैप से अच्छा भी है, और किसी सेंस में इसका थोड़ा सा फीडबैक अच्छा नहीं भी है। तो किस सेंस में पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा नहीं है, तो चूँकि वहाँ पे देखिए या पहले इसकी अच्छाई जान लीजिए। सेंट्रल ट्रैप जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, जो हमने कल डिस्कस किया था, सेंट्रल टैप जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, सेंट्रल टैपिंग के लिए हमको बड़े ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। सेंट्रल टैपिंग में मध्य निकासी के लिए हमको बड़े ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे लिए एक विकट समस्या है। ठीक है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसा नहीं होता है। दूसरा चीज़ जो है कि ब्रिज रेक्टिफायर में हमको 4 डायोड की आवश्यकता होती है, जिसमें कि 2 डायोड जो है आप देख रहे होंगे, इधर वाला 2 डायोड या इधर वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में होते हैं जो, ठीक है, जो कि सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, और एडवांटेज के रूप में देख लीजिए कि फुल वेव रेक्टिफायर के ये तो एडवांटेज बताया कि सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टैपिंग के कारण हमको बड़े ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर में नहीं होती है। इस कारण ब्रिज रेक्टिफायर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर से जो चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं, जो वोल्टेज कह लीजिए या दूसरा चीज़ जो है कि इसका जो इसके जो PIV का जो मान होता है, जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है, आप देख रहे होंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में PIV की वैल्यू 2 EM प्राप्त हो रही थी।
ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे जो है PIV की वैल्यू जो है EM के ही बराबर होती है, जैसा कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो है देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा फुल क्वेश्चंस एग्जाम में आपका रेक्टिफायर से बड़ा और बहुत 2-3 छोटे क्वेश्चन जो प्रिपेयर हो गए कि क्वेश्चंस को सुन लें ध्यान से कि हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताइए और इसके रेक्टिफायर एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के लिए एक्सप्रेशंस प्राप्त कीजिए। छोटा क्वेश्चंस में फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर के तुलना में क्यों सुपीरियर है, क्यों इसको क्या लाभ है इसके जो है, हाँ, या अलग से छोटे में ब्रिज वेव रेक्टिफायर क्या है इसकी वर्किंग बताइए, या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में अंतर बताइए, ठीक है। तो इसमें किसी का भी डेरिवेशन पूछ सकता है, जितने भी डेरिवेशन में कराए हैं, कभी कभी वोल्टता नियमन है उसका भी एक्सप्रेशन जो है पूछता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आप लोग को प्रैक्टिकल भी है, हाँ, कि हम कैसे जो है रिपल फैक्टर और रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल में पावर सप्लाई के नाम से ये चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। तो आज पूरी तरह से आपका रेक्टिफायर जो है वो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ में हम आपको ये बताएंगे कि ये एक्चुअली जो रेक्टिफायर था ये PN जंक्शन डायोड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन था, ठीक है। फिर दूसरे एप्लीकेशंस PN जंक्शन पे आएंगे, हाँ, तो उसकी जो थ्योरी हम बताएंगे कि क्या व्हाट आर द फिजिक्स ऑफ द PN जंक्शन। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हम करते हैं। एक तो पहला डिप्लेशन लेयर, जिसको आप हिंदी में जो है अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोलते हो? अवक्षय परत, ठीक है। एक डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालेंगे और दूसरा जो है आपका जो पोटेंशियल बैरियर जो होता है, हाँ, उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिप्लेशन लेयर हो गया, हाँ, और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। हम बच्चों से थोड़ा सा पूछना चाहते हैं कि अवक्षय परत का क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है। डिप्लेशन लेयर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो डिप्लेशन लेयर इज दैट लेयर, डिप्लेशन लेयर इज दैट लेयर वेयर देयर इज नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो है चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, क्लियर, होते हैं, लेकिन वो मोबाइल कंडीशंस में नहीं होते हैं, मूविंग कंडीशंस में नहीं होते हैं। तो ये क्लियर का डेफिनेशंस आप लोग याद कर लीजिए कि डिप्लेशन लेयर इज दैट लेयर वेयर देयर इज नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत वह परत है जहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसमें जो आप लोग को जो जानना है उसके नोट्स के साथ उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।